तो आप सभी लोगों का फिर से टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल आप लोगों के फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शोक। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिक शोक, जिसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, उस वजह से शोक कंडीशन डेवलप होती है। अब अपन इस वीडियो में अपन बात करेंगे कार्डियोजेनिक शोक और अदर टाइप्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शोक, न्यूरोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, इन एनाफाइलेक्टिक शोक, इन सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट शोक में कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक क्या होता है दोस्तों? कार्डियोजेनिक शोक वह ऐसा शोक है जिसमें कार्डियक के अंदर खुद के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। देखो कार्डियोजेनिक, इसके अंदर ब्लड के वॉल्यूम में कमी नहीं है, ब्लड का वॉल्यूम सही है पेशेंट का, ठीक है, कोई डायरिया, कोई वोमिटिंग, कोई किसी भी प्रकार की सर्जरी के अंदर ब्लड लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि कार्डियक के अंदर खुद के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो हार्ट के अंदर आपको पता है एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपन एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियम क्या होती है? थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या होती है? सबसे थिकेस्ट होती है, सबसे मजबूत होती है, पावरफुल होती है। कौन? मायोकार्डियम। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? इन्फ्राक्शन। आई मीन्स इन्फ्राक्शन। देखो इसी इन्फ्राक्शन को हम इधर समझ लेते हैं कि इन्फ्राक्शन क्या चीज़ होती है। देखो सबसे पहले इसमें नेक्रोसिस चालू होता है, धीरे धीरे फिर वो इन्फ्राक्ट में बदलती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, यदि नेक्रोसिस आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सा है, नेक्रोसिस का मतलब होता है दोस्तों सेल डेथ। हमारी कोशिकाओं को यदि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी, तो सेल का डेथ होना निश्चित है। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस क्या होता है दोस्तों? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब बात करें कि ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा? मोस्ट कॉमन ऑर्गन इफेक्ट विद कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो आपका राइट आंसर जाएगा हार्ट। हार्ट के अंदर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये इन्फ्राक्ट क्या चीज़ है। यहाँ देखो मैंने लिखा इन्फ्राक्ट क्या चीज़ है? एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। की कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का जो एरिया होता है, उस एरिया को ही हम इन्फाक्ट नाम देते हैं। क्या देते हैं? इन्फाक्ट नाम देते हैं। तो आपको समझ में आया कि एमआई क्या होता है, कि एमआई के अंदर जो मायोकार्डियम है वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। आपको पता है हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट को खुद को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी। कौन सी वाली? कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल का कौन सी करती है? स्पेशली एलएडी, ठीक है, लेफ्ट असेंडिंग एलएडी जो आर्टरी है वह करती है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी आर्टरी है ना, वही करती है। उसको विडो आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी आर्टरी। नेक्स्ट बात करें वो कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच की ब्रांच होती है। बात करें एरिथमिया की वजह से भी कार्डियोजेनिक शोक हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रेट हो जाए। नेक्स्ट है टेम्पोनेट। एक कार्डियक टेम्पोनेंट आपने एक पढ़ा होगा कि ये पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम है। हार्ट के चारों तरफ जो लेयर होती है दोस्तों, उसकी दो लेयर होती है, पैरेटल और विसरल। वहाँ पे फ्लूइड का क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 50 ml से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल 20 से 50 ml होना चाहिए ताकि वो कुशन का काम करे, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करे, इन्फेक्शन, बैरियर, शॉक से इनसे बचाए, एकदम से उसके झटका नहीं लगे। तो इसके अंदर 3 तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हार्ट अच्छे से पंप नहीं होगा तो आगे सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाएगा, वह पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आगे ब्लड नहीं जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन, बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगी। मफल्ड हार्ट साउंड क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। और एलिवेटेड जुगुलर वीन प्रेशर ऑन एक्सपायरेशन, जब पेशेंट सांस को छोड़ेगा, एक्सपायरेशन करेगा, उस समय जेवीपी, जुगुलर वीन प्रेशर क्या देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित तरह से कंबाइन करके एक ट्रायड बोला गया कि इसमें 3 चीज़ होती हैं। तो ये जो कार्डियोलॉजिस्ट बैक्स है इन्होंने ये बताया था, बैक्स ट्रायड इसलिए इनको बोला गया है। तो बैक्स ट्रायड किस में देखने को मिलता है? कार्डियक टेम्पोनेट। और बैक्स ट्रायड किस में देखने को मिलता है? दूसरा, अपने डिप्रेशन में भी अपन पढ़ते हैं कि बैक्स ट्रायड देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। अब नॉर्मल कितना होता है जेवीपी, जुगुलर वीन प्रेशर?
आपके नेक के यहाँ पे जुगुलर वेन होती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब उसके अंदर नॉर्मल होता है 7 सेंटीमीटर ऑफ H2। यदि 9 से ज़्यादा हो जाता है इट मीन्स एलिवेटेड होता है, नॉर्मल 7 तक होता है जुगुलर वेन प्रेशर। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप नहीं हो पेशेंट के अंदर। कार्डियोजेनिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्पोनेट वाले पेशेंट में हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे जिसका नाम है सब जीफोइड। मतलब कि आपका जो स्टर्नम का जीफोइड वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट का पेरिकार्डियम आ जाएगी, आपको असेस हो जाएगी। तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, फ्लूइड को ड्रेन कर लेंगे। तो सेंटेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लूइड जहाँ भी हो जाए बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना। तो पेरिकार्डियो सेंटेसिस प्रोसीजर के माध्यम से हम इसको कार्डियक टेम्पोनेट को हम रिजोल्व करेंगे और इसके अंदर बैक स्ट्राइड देखने को मिलता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2020 के अंदर एम्स ऋषिकेश के अंदर कि बैक स्ट्राइड के अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें ट्राइड देखने को मिलती है। तो हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, एलिवेटेड JVP। अब बात करते हैं कि किसी के एक पेशेंट है जिसके क्या है MI है, तो उसके अंदर कार्डियोजेनिक शॉक किस तरह से डेवलप होगा, इस तरह से डेवलप होगा। देखिए उसके अंदर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी पंपिंग एक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा हार्ट। इस वजह से पीछे की तरफ राइट एट्रियम से ब्लड वापस सुपीरियर वेना कावा में चला जाएगा और जुगुलर वेन में चला जाएगा। तो जुगुलर वेन प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और बाहर की तरफ हार्ट बाहर की तरफ पंप नहीं करेगा, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं करेगा। तो सिस्टोलिक BP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा बैक स्ट्राइड में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है ना। इसी तरह इन सभी चीज कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट बात करें, एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाती है, कोल्ड। जब किसी का भी BP लो हो जाता है तो हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और वहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठंडा। अब आप लोग सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में अपने अपर और लोअर लिम्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इस वजह से कोल्ड की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पे देखने को मिलेगा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब जब कार्डियक आउटपुट कम होता है, सिस्टोलिक BP कम होता है, तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा ही तो होगा। कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो उसकी उस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये अपने को ये पैथोफिजियोलॉजी है, कार्डियोजेनिक शॉक किस तरह से होता है, कौन सी कंडीशंस की वजह से ज़्यादा कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो MI क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है कार्डियोजेनिक शॉक का। अब बात करें नेक्स्ट न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें न्यूरो वर्ड आ गया, न्यूरो मतलब आपको पता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। यदि किसी भी प्रकार से किसी भी वजह से ट्रांससेक्टेड मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, तो उस वजह से क्या होगा, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से हमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन को नर्व सप्लाई होती है। तो उसी में एक सब दो तरह की सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक की वजह से क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो सिंपैथेटिक की वजह से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और टेकिकार्डिया होता है, क्लियर है। बट यहाँ पे सिंपैथेटिक टोन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ लिखा है लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, कि पेशेंट का जो सिंपैथेटिक एक्शन है वह लॉस हो जाता है। इस वजह से पेशेंट के अंदर टेकिकार्डिया ना देखने को मिलके क्या मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। एकमात्र ऐसा शॉक है दोस्तों, आप डिफरेंट टाइप के शॉक्स को पढ़ते हैं, तो एकमात्र ऐसा शॉक है न्यूरोजेनिक शॉक जिसमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, इट मीन्स हार्ट रेट कितना हो जाएगा, लेस देन 60। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन देखने को मिल रहा है इसके अंदर, क्योंकि सिंपैथेटिक लॉस हुआ है ना। आपने कार्डियोजेनिक के अंदर क्या पढ़ा था, कार्डियक डिक्रीज, एक्सट्रीमिटी कोल्ड क्या हो रही थी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। देखो कोल्ड एक्सट्रीमिटी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जबकि यहाँ क्या हो रही है, वेजो डायलेशन, क्योंकि सिंपैथेटिक जो एक्शन है वो नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वेजो डायलेशन। और जब वेसो डायलेट रहती है तो उस समय क्या हो जाता है, हमारा एक्सट्रीमिटीज वार्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का पुलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड का पुलिंग, ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हैं। उस वजह से अगर ब्लड डायलेट हो चुकी है, अभी आपके हाथ पैरों में यदि सूजन देखने को मिलेगी, ब्लड डायलेट हो जाएगी, उस कंडीशन में वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, हमेशा डिक्रीज देखने को मिलता है। मतलब हार्ट की तरफ ब्लड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्लियर है।
तो कम ब्लड जाएगा तो जुगुलर वेन प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। जुगुलर वेन प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नॉर्मल कितना होता है, 7 तक होता है, 7 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब बात करें, अब जुगुलर वेन प्रेशर सब कुछ कम हो गया तो इसके अंदर कार्डियक का आउटपुट भी कम होगा, कम ब्लड जाएगा अब हार्ट की तरफ तो कम ही वो पंप करेगा, तो कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और ये एक प्रकार, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो रही है, वार्म होती है, तो ये एक प्रकार का वार्म शॉक भी इसको बोलते हैं। क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक कोल्ड शॉक होता है या वार्म शॉक, क्योंकि वार्म शॉक बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर हाथ पैर क्या हो रहे हैं, वार्म हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वेसोडाइलेशन देखने को मिल रहा है। तो मेन क्वेश्चन आपकी यही बनता है इसमें दोस्तों कि न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है, इसके अंदर लॉस हो जाता है सिंपैथेटिक टोन, इस वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी पेशेंट के यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और वो मिस मैच हो जाता है, मतलब ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला ब्लड लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मिस मैच यदि हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनकरेक्ट मेथड से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होता है। बॉडी के अंदर एक मीडिएटर होता है हिस्टामिन रिलीज होता है। ये क्या करेगा, बॉडी की जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट कर देगा। ये पोटेंट वेसो डायलेटर होता है, पोटेंट वेसो डायलेटर। तो वेसो डायलेट हो जाएगा तो वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी जो आपने न्यूरोजेनिक में पढ़ा आपने, कि वेसो डायलेशन हो जाएगा, वार्म हो जाएगी एक्सट्रीमिटी। जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो वहाँ ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, एक्सट्रीमिटी वार्म हो जाएगी, और वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा क्योंकि वह हाथ पैरों में रह जाएगा ब्लड। नेक्स्ट है जुगुलर वेन प्रेशर भी कम हो जाएगा, और अगर ये सब कम हो रहा है तो वीनस रिटर्न कम हो रहा है, आपको पता है, आपको ये याद रखना है, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, सिस्टोलिक बीपी भी कम होगा। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार का सिंपैथेटिक टोन लॉस नहीं हुआ है दोस्तों। जो सिंपैथेटिक है वह सिस्टम क्या है, नॉर्मल है, क्लियर है, इसमें नर्वस सिस्टम को इंजरी नहीं हुआ है, इसलिए सिंपैथेटिक टोन क्या इसमें नॉर्मल है। तो पल्स रेट क्या होगी, इसके अंदर इंक्रीज रहेगी। तो मैंने आपको बताया न्यूरोजेनिक शॉक ऐसा एकमात्र शॉक है जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा इसके अंदर, हार्ट रेट मोर देन 100 बीपी क्या बोलते हैं इसको हम, टेकीकार्डिया होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है कि टेकीकार्डिया क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके CHO या फिर सिंपल जो एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि जुगुलर वेन प्रेशर क्या होता है, इसको कैसे चेक करते हैं, कौन सी वेन से चेक करते हैं, तो वो आप एक मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स करके बना सकते हैं। जुगुलर वेन प्रेशर, जुगुलर वेन प्रेशर नॉर्मल होता है 7 सेंटीमीटर ऑफ H2O। एलिवेटेड कब मानेंगे, मोर देन 9 हो जाता है। प्रीफर्ड वेन कौन सी होती है जहाँ से जुगुलर वेन चेक किया जाता है, राइट इंटरनल जुगुलर वेन। राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू मेजर JUP। यदि जुगुलर वेन प्रेशर नापना है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है इस तरह से, और पीछे से हेड को एलिवेट करना है 45 डिग्री पे। कितने पे, 45 डिग्री पे सुपाइन पोजीशन रखना है यदि आप जुगुलर वेन प्रेशर चेक कर रहे हैं। और राइट इंटरनल जुगुलर वेन से आप चेक करेंगे, नॉर्मल 7 आना चाहिए, 9 से ज़्यादा आ रहा है तो एलिवेटेड है। एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर हम किस में पढ़ा अभी अपन ने, एलिवेटेड जुगुलर वेन दोस्तों किसके अंदर, इसके अंदर MI के अंदर। MI की वजह से जो कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है इसके अंदर जुगुलर वेन प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एक बैक स्ट्राइड का पार्ट है, मतलब इसी के ट्राइड के अंदर ये आता है, आपको इस तरह से याद रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाए। अब जुगुलर वेन प्रेशर है, ये जुगुलर वेन प्रेशर ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये जब अपना हार्ट डायस्टोल होता है मतलब रिलैक्स होता है उस समय फीलिंग प्रेशर को बताता है, और जब सिस्टोल होता है उस समय राइट एट्रियम के प्रेशर को बताता है। यहाँ पे RVDP लिखा है, इट मीन्स राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को ये जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस समय उस चीज़ को बताता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। सेप्टिक शॉक मतलब इन्फेक्शन की वजह से भी शॉक होता है। तो ये सेप्टिक शॉक टू टाइप्स के होते हैं, कोल्ड एंड वार्म शॉक। कोल्ड शॉक एंड वार्म सेप्टिक शॉक। कोल्ड में क्या होगा पता है आपको, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्लियर है। COLD कोल्ड लिखा है, ये CO है मतलब आपको याद रखना, कोल्ड है, CO मतलब कार्डियक आउटपुट कम। जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो हमारी जो
सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। क्लियर है, वो सिकुड़ जाएंगी, इस वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी। पल्स एकदम क्या हो जाएगी, एकदम कमज़ोर देखने को मिलेगी, फेबल पल्स बोलेंगे। और कैपिलरी रिफिल टाइम, CRT का मतलब होता है दोस्तों कैपिलरी रिफिल टाइम, ये प्रलोंग हो जाएगा। नॉर्मल 3 सेकेंड तक होना चाहिए, कैपिलरी रिफिल टाइम ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरह से। तो 4 या 5 पे आ जाता है तो इट मीन्स शॉक कंडीशन डेवलप हो जाती है पेशेंट के। तो लेस देन 3 होना चाहिए, तो प्रलोंग देखने को मिलेगा कैपिलरी रिफिल टाइम। नेक्स्ट है वॉर्म शॉक। वॉर्म सेप्टिक शॉक के अंदर क्या देखने को मिलता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, गर्म हो जाता है बॉडी, तो सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डायलेट होगी ना यहाँ पे ब्लड वेसल, इसलिए तो वार्म हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। तो बाउंडिंग पल्स होंगी, मतलब एक के बाद एक पल्स आ रही है, तो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। और एक मात्र जितने भी आप शॉक पढ़ते हैं अपना नोट डाउन कर लो यहीं पे स्पेशल पॉइंट बना के, कि एक मात्र ऐसा कौन सा शॉक है जिसके अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम डिक्रीज होता है। देखो सभी प्रकार के जितने भी शॉक है उनके अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, प्रलोंग होता है। क्या होता है, प्रलोंग्ड होता है, इट मीन्स 3 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। और एकमात्र सेप्टिक के अंदर भी वॉर्म शॉक ऐसा सेप्टिक शॉक है जिसके अंदर CRT क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो लेस देन 1 सेकेंड हो जाता है कैपिलरी रिफिल टाइम, लेस देन 1 सेकेंड देखने को मिलता है वार्म सेप्टिक शॉक के अंदर। ये एक एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एकमात्र ऐसा कौन सा शॉक है जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है, वो आपने पढ़ लिया, न्यूरोजेनिक शॉक। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉक थे। सेप्टिक शॉक, उससे पहले पढ़ा अपने एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक में आपको याद रखना है कि स्टामिन मेन चीज़ है, कि स्टामिन की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक होता है। तो एनाफाइलेटिक शॉक होता है तो आप क्या देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं आप, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन देते हैं। अगर आप IM दे रहे हैं ADR तो आपको 1000 में देना है, और आप IV इन्फ्यूजन के थ्रू दे रहे हैं तो 1:10,000 में उसके डोज के अकॉर्डिंग देना है। तो इस तरह से मेन आपको याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेटिक शॉक में आ जाए तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। अब बात करें, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक हो गया। क्लियर है, कार्डियोजेनिक इसके अंदर कौन से होता है ड्रग ऑफ चॉइस, नॉर एड्रेनलिन। कौन सी, नॉर एड्रेनलिन क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। अब बात नेक्स्ट करते हैं अपन ये अपन ने पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। टाइप्स के बाद ये एक समरी है कि किसके अंदर JVP कम हो रहा है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा, ये सब। तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्लास 3 को हमने इसमें इंक्लूड किया है, कार्डियोजेनिक को इंक्लूड किया है, न्यूरोजेनिक को, एनाफाइलेक्टिक को, सेप्टिक के अंदर वार्म और कोल्ड को हमने इस टेबल में इंक्लूड किया है। तो पल्स रेट आपको हाइपोवोलेमिक शॉक का क्लास आपको इसका और अपने YouTube पे है हाइपोवोलेमिक शॉक, उसके अंदर आप अच्छे से इसको पहले पढ़ें हाइपोवोलेमिक शॉक को, फिर आप इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपके किसी भी प्रकार का हाइपोवोलेमिक शॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहे। तो 4 तरह की क्लासेज होती हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की। तो क्लास थर्ड का जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है 35 से 40% इसमें ब्लड लॉस होता है। ठीक है, 1.5 लीटर, तकरीबन 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, तो हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पल्स रेट क्या हो जाती है दोस्तों, इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्लास 3 के अंदर कार्डियक आउटपुट कम होगा, डिक्रीज होगा, सिस्टोलिक BP भी कम होगा, और बट PVR बढ़ जाता है। एक सिंगल मात्र एक पल्स रेट बढ़ेगी, और पल्स रेट बढ़ेगी इस मतलब आपको पता है जब ये पल्स रेट बढ़ती है तो इसके अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी इनक्रीज देखने को मिलेगा हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। नेक्स्ट है जुगुलर वेन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कार्डियोजेनिक के अंदर क्या हो रहा है, कार्डियोजेनिक के अंदर दोस्तों देखो कि कम भी हो सकता है पल्स रेट, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलेगा, हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा तो सिस्टोलिक भी कम हो जाएगा, बट इसके अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जुगुलर वेन प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब न्यूरोजेनिक में देख लो आप, ये आपको इजीली याद रखना हो जाएगा
कि न्यूरोजेनिक में सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, पल्स रेट भी डिक्रीज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट भी, सिस्टोलिक बीपी, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज और जेवीपी जुगुलर वीन प्रेशर भी। दोस्तों कार्डिक आउटपुट किससे कहते हैं आपको पता है, हार्ट रेट इंटू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब 72 को 70 से, नॉर्मल हार्ट रेट होती है 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। इनको इंटू करेंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक शॉक। क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पल्स रेट इंक्रीज होती है और बाकी सभी चीज़ें, कार्डियक आउटपुट हो गया, सिस्टोलिक बीपी, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और जुगुलर वीन प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेप्टिक के अंदर भी वार्म और कोल्ड होता है। तो वार्म के अंदर देखो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, इसके अंदर ज़्यादा जाएगा, ब्लड सप्लाई पुलिंग हो जाएगी, सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा। बट पेरिफेरल वैस्कुलर देखो पल्स रेट बढ़ रही है, ये पीआर पल्स रेट क्या हो रही है, वार्म सेप्टिक शॉक के अंदर इंक्रीज हो रही है, जबकि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ब्लड की पुलिंग हो रही है, वेसोडाइलेट हो रही है। इस वजह से जब वेसोडाइलेट होती है तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और यहाँ पे जुगुलर वीन प्रेशर क्या रहता है दोस्तों, नॉर्मल रहता है। अब देखें तो कोल्ड सेप्टिक शॉक के अंदर, वार्म सेप्टिक शॉक एकमात्र ऐसा शॉक था जिसके अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज। और ये जितने भी ये शॉक हैं इनमें क्या होता है, इंक्रीज होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। कोल्ड शॉक के अंदर देखने को मिले तो हार्ट रेट कम ज़्यादा दोनों हो सकती है, कार्डियक आउटपुट कम मिलेगा कोल्ड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कम ही होगा, उस वजह से एक्सट्रीमिटी भी कम हो जाए, एक्सट्रीमिटी कोल्ड हो जाती है, अपन ने पढ़ा था कोल्ड सेप्टिक शॉक के अंदर। सिस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा, बट पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है, और जुगुलर वीन प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप समराइज रूप से आप सभी शॉक्स को एक ही टेबल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हुआ है, बट वह बॉडी के अंदर मतलब फैल चुका है, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है टू पेरिफ्रीज तक। हमारी बॉडीज़ की जो पेरिफ्रीज हैं वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रखा है, वह हार्ट की तरफ नहीं आ रहा है। इस वजह से हार्ट वापस से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो देयर बाई रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि पेरिफ्रीज के अंदर ही ब्लड इकट्ठा हो रखा है, कलेक्ट हो रखा है। तो कौन कौन से ऐसे शॉक हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आते हैं दोस्तों, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोजेनिक शॉक, वार्म सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक, ये सभी तीनों शॉक किसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर इंक्लूड किए गए। तो न्यूरोजेनिक शॉक जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा था और बाकी सभी के अंदर टेकिकार्डिया, और वार्म सेप्टिक शॉक जिसके अंदर क्या होता है, सीआरटी कम होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम कम होता है और सब में इंक्रीज होता है। तो ये जो दोनों एक्सेप्शन वाले शॉक हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस नोर एड्रेनलिन, नोर एडीआर और नोर एपिनेफ्रिन जिसे कहते हैं, और फिनेल्फेरिन, ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है नोर एडीआर इनके अंदर, न्यूरोजेनिक और वार्म सेप्टिक शॉक के अंदर। एनाफाइलेटिक शॉक जिससे में स्टामिन रिलीज हो रहा था, मतलब ये क्या था, पोटेंट क्या था, वेसोडाइलेटर एनाफाइलेटिक शॉक। तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है एडीआर, एड्रेनलिन, और इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम इसको आईएम दे रहे हैं तो 1:1000 में देंगे, और आईवी इन्फ्यूज़न यदि दे रहे हैं तो 1:10,000 में देंगे डोज, क्लियर है। तो एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर एडीआर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की दोस्तों। तो मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, जब भी कोई पेशेंट शॉक का आपके पास आता है तो सबसे पहले आप अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे पहले आप उसके असेसमेंट करते रहेंगे, आउटपुट, सीआरटी, हार्ट रेट, ये सब जल्द से जल्द उसका पता लगाएंगे कि उसके शॉक डेवलप हो रहा है, कौन सा शॉक उसके है। फिर आप ट्रीटमेंट में चालू करेंगे सबसे पहले आईवी फ्लूइड में क्रिस्टेलॉइड्स यूज़ करेंगे आप, अगर बच्चा है तो एनएस यूज़ करेंगे और एडल्ट है तो आरएल यूज़ करेंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रीफर्ड आरएल रहता है एडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर एनएस रहता है, नॉर्मल सेनाइल, क्लियर है दोस्तों। और दोनों के दोनों किस टाइप की शॉक है,
क्रिस्टलोइड और आइसोटोनिक है। तो नॉर्मल सेनाइल के अंदर सोडियम कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके नोटसेट 2022 के अंदर पूछा गया था कि नॉर्मल सेलाइन के अंदर कितना सोडियम होता है। तो 154 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है नॉर्मल सोडियम, और आरएल में भी सेम ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कितना ml पर केजी देना चाहिए। तो 20 ml पर केजी देना चाहिए, फिर 5 से 10 मिनट बाद फिर 60 ml, 20, 20, 40, 60, इस तरह से हम डोज देते रहेंगे। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब भी फ्लूइड देने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अब आइनोट्रोपिक एजेंट देंगे ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी से हो। तो डोपामिन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, डोपामिन यूज़ करेंगे। उसकी डोज 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से 15 माइक्रो, क्योंकि ये डोज के अकॉर्डिंग काम करता है। डोपामिन क्या करता है, डोज के अकॉर्डिंग काम करता है। तो शॉक कंडीशन में हम 10 से 15 माइक्रोग्राम के पर केजी पर मिनट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, कम यूज़ नहीं करेंगे, 2 से 10 या 0 से 2 ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। और यदि आप ये असेसमेंट साथ के साथ कर रहे हैं, कैपिलरी फिल टाइम, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना चाहिए, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। यदि वार्म शॉक है, ऐसे टाइप के शॉक है जिनके अंदर ब्लड की पूलिंग हो रही है, एक्सट्रीमिटी गर्म हो रही है, वार्म हो रही है, तो उनके हम क्या यूज़ करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन देंगे, नॉर-एडीआर देंगे। और यदि कोल्ड शॉक है जिनमें कोल्ड एक्सट्रीमिटी क्या हो रही है, कूल हो रही है, उनमें एपिनेफ्रिन यूज़ करेंगे। यदि ये देने पे भी यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, फ्लूइड और आइनोट्रोप रिफ्रैक्टरी शॉक बोलेंगे इसको, मतलब फ्लूइड देने से और आइनोट्रोप एजेंट यूज़ करने से भी कोई फ़ायदा यदि पेशेंट को नहीं मिलेगा तो क्या यूज़ करेंगे, इट मीन्स उसके क्या सस्पेक्ट करेंगे हम, एडर्नल इनसफिशियंसी है। क्योंकि आपको पता है एडर्नल ग्लैंड से ही, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से क्या निकलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो इट मीन्स हम ये देखेंगे कि उसके एड्रेनल इनसफिशियंसी हो रही है, तो हम हाइड्रोकोर्टिसोन यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड हमेशा बाद में यूज़ करना चाहिए। हाइड्रोकोर्टिसोन्स यूज़ करेंगे, और यदि तब भी हाइड्रोकोर्टिसोन यूज़ करने से भी यदि कोई फ़ायदा नहीं है, नो रेस्पॉन्स है, उसका कैपिलरी फिल टाइम सही नहीं हुआ, उसका यूरिन आउटपुट सही नहीं हुआ, हार्ट रेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो हम इस ECMO मशीन पे पेशेंट को रखेंगे। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, यह एक प्रकार की ऐसी मशीन है दोस्तों जिसके माध्यम से पेशेंट के अब लंग्स काम नहीं करेंगे तो वो मशीन ही काम करेगी पेशेंट के लंग्स का। तो ये ECMO मशीन होती है, ये इस तरह से होती है, इसमें ब्लू या रेड ट्यूब, ग्रीन ट्यूब इस तरह से होती हैं इसमें। क्लियर है दोस्तों। तो ये ECMO मशीन है, कौन सी, ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ये पेशेंट के लंग्स के जैसे काम करेगी। क्लियर है, लंग्स का काम यही करेगी, ये मशीन ही करेगी। तो ECMO मशीन पे लास्ट में रख दिया जाता है बच्चे को, जब बच्चे को मेडिसिन से ट्रीटमेंट, शॉक का ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होता है। अब बात करेंगे कोल्ड शॉक विद नॉर्मल BP। यदि कोई पेशेंट है उसका कोल्ड शॉक है, मतलब एक्सट्रीमिटीज़ कूल है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है एक्सट्रीमिटीज़ में, पूलिंग नहीं हो रही है, और ऐसी कंडीशन में हम वेसोडायलेटर देंगे और टाइप 3 PDE इनिबिटर, ठीक है, जिसका नाम है मिलरिनोन। ये ड्रग यूज़ करते हैं हम कोल्ड शॉक विद नॉर्मल BP के अंदर। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक, यदि किसी के है, सेप्टिक शॉक के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सेप्टिक मतलब किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम 3rd जनरेशन सिप्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं, साथ के साथ इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट बात ये आप याद रखना कि एंटीबायोटिक देंगे सेप्टिक शॉक के अंदर, 3rd जनरेशन सिप्लोस्पोरिन। नेक्स्ट है पेशेंट के अंदर एसिडोसिस के चांस होते हैं, आपको पता है एसिडोसिस के चांस होते हैं शॉक के अंदर। तो pH यदि लेस देन 7 है तो एसिडोसिस के बोलेंगे हम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं 1 मिलीकुलेंट पर केजी के अकॉर्डिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट देना है एसिडोसिस कंडीशन में। क्लियर है दोस्तों। आपने इमेज देख लिया ECMO मशीन का, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है शॉक के लिए, मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है शॉक क्विज़, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं शॉक के रिगार्डिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्लाइंट विद MI, एक क्लाइंट MI का जिसके कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, क्योंकि उसकी हार्ट की जो मायोकार्डियम है वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुई है। इस वजह से व्हाट कंडीशन शुड द नर्स केयरफुली असेस द क्लाइंट फॉर,
तो ऐसी कंडीशन में देखो ये पूछना चाह रहा है कि एमआई का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। एक पेशेंट एमआई का है, उसके कार्डियोजेनिक शॉक हो चुका है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। देखो कार्डियोजेनिक शॉक में हमने क्या पढ़ा था, ब्रेडिकार्डिया पढ़ा था? नहीं, ब्रेडिकार्डिया तो केवल और केवल न्यूरोजेनिक में ही देखने को मिलता है। कार्डियोजेनिक शॉक में हमने क्या पढ़ा था, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है, बट यहाँ क्या लिखा है, राइजिंग लिखा हुआ है, ये भी नहीं आएगा। डिसरिदीमिया, ओबियसली जब हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी हार्ट जो रिदम है वह चेंज होगी, बिल्कुल ये सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट है फॉलोइंग सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर या जुगुलर वीन प्रेशर, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज पढ़ा था, तो यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इज सी, डिसरिदीमिया इज ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी है एमआई का। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एक पेशेंट है जिसके सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है, प्रोड्यूसिंग उस वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से क्या हो गया, सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो चुकी हैं, उस वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो हाइपोवोलेमिया कंडीशन। तो इसके अंदर कौन सा टाइप का शॉक हो गया, क्लियर है। तो एलर्जी की वजह से स्टामिन रिलीज होगा, तो स्टामिन कौन सी कंडीशन में रिलीज होता है, एलर्जी कंडीशन में, तो एकमात्र शॉक है जिसका नाम है एनाफाइलेटिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, इन पे हमें जाना ही नहीं है। आपको एलर्जी कंडीशन देखने को मिल जाए, इट मीन्स एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, काफ़ी बार इसको रट लेना आप, एडीआर, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं। यदि आप आईएम यूज़ कर रहे हैं तो 1:1000 में यूज़ करेंगे, और आईवी इन्फ्यूज़न कर रहे हैं तो 1:10,000 में यूज़ करेंगे, क्लियर है। अब बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज डायग्नोज विथ न्यूरोजेनिक शॉक। एक क्लाइंट है जिसके न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, इट मीन्स उसका सिंपैथेटिक टोन क्या हो गया, लॉस हो गया है, क्लियर है। विच साइन सिम्टम वुड नर्स असेस इन क्लाइंट, इस क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, मॉइस्ट स्किन होगा, नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक तो सप्लाई होगा ही नहीं उसको, ब्लड वेसल डायलेट हो रही है, ब्लड की पुलिंग होगी तो वार्म होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये वीजिंग और डिक्रीज बॉल साउंड, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेडिकार्डिया हमने पढ़ा, एकमात्र ऐसा शॉक है न्यूरोजेनिक शॉक जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक टोन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए शॉक के रिगार्डिंग, इम्पोर्टेंट जहाँ से आपका बेस क्लियर हो, और कुछ इमेजेस हमने ये देखी, ईसीएमओ मशीन किस तरह से होती है, हमने ये मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट से पहले अपने अच्छे से ये टाइप्स पढ़े सभी, और सभी के अंदर किस तरह से कौन कौन से पैरामीटर्स एबनॉर्मल्स देखने को मिलते हैं ये भी अपने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए। ये एक साथ याद नहीं होगी दोस्तों, आप एक एक करके पढ़े पहले अच्छे से, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होने से वो याद होगा, क्लियर है दोस्तों। तो ये जेयूपी के बाद जुगुलर वीन प्रेशर भी मैंने आपको, जितना आपके आता है नर्सिंग में उतना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इससे बाहर नहीं जाता है। आपका न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, क्लियर है दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, रेसेंट जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन्हीं सभी के लिए ये क्या है, कॉमन टॉपिक्स है। इस चैनल के माध्यम से वही टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लियर है दोस्तों। तो आप बेल आइकन आपको ज़रूर प्रेस करना है, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अलर्ट हो जाएं कि आज हमें ये वीडियो मिला है। देखो दोस्तों, आप ज़्यादा नहीं पढ़ो, आप डेली 1 आवर ही पढ़ लो, 30 से 35 मिनट का, 30 से 30 से 60 मिनट का हमारा वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे डेली का। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बना रहेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, और बी कॉन्फिडेंटली आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। थैंक यू।